मेरी शादी को अभी 2 ही दिन गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में मैं और मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति शादी की रात ही मुझे खास ताकीद की थी कि मेरे पापा को बहुत ही गुस्सा आता है। उन्हें कभी भी किसी भी बात का इनकार मत करना, वरना वे गुस्से में पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वे मेरे पति फुरकान को एक आवाज़ देते, मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, होश और आवाज़ उड़ने लगते, फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल जाते। अपने पति की बदहवासी से देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रूप था। गुस्से में तो वे वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे कि तीसरे दिन की जबकि सुबह सुबह फुरकान ने मुझसे कहा कि आज हम CVU घूमने जाते हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उसी वक्त मेरे ससुर ने फुरकान को पुकारा तो वह फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजर कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वे ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुस कर बैठे रहो, और अपनी बीवी से भी कहो कि किचन की जिम्मेदारियां संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत ही आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़ी प्यार मोहब्बत से समझाया कि बाबा की बात का बुरा मत मानना। 2 दिन तो मैं इसी सोच में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत ही घबरा कर रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा भुजा हुआ था। कहने लगे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, वहाँ तो हम फिर कभी भी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया। फुरकान तो फ़ौरन फैक्ट्री चले गए कि मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना भी बनाया, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजिम को जवाब दे दिया। कहते थे कि जब वे घर से बाहर आए तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वे अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी बाबा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज में कहने लगे, दूध पीना है मुझे। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर तक पाँव तक नहीं देखता। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज से खुला दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास भी बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता ही नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी में बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी भी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वे मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मेरे मुंह को लगाया तो फौरन से उन्होंने पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं पी नहीं सकता, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सरफ करने लगी। उनकी नज़र न जाने ऐसी क्या थी कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में कपकपी सी उठने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे होने लगे और कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई और खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे पति घर में होते थे तो, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर है जो 2 दिन से फुरकान को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से फुरकान से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर ज़रा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे
ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लगा था। मैंने फ़ौरन घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं भी कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाक तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आह भरी। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे कि तुमने अपनी शादी के अगले दिन फिरोज़ी रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, वो बड़ा ही जच रहा था तुम पर। आज मुझे शाम को वही पहन लेना। वह सुनकर भी मुझे बहुत ही बुरा लगा। ये फरमाइश फुरकान को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फुरकान फैक्ट्री जाता तो मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नज़रों से देखते, बार बार अपने खुशक होठों पर ज़ुबान फेरने लगते। फिर कहते कि मुझे दूध पीना है, मुझसे दूध लाकर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाने लगती थी कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी कि मुझे फुरकान से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वे तो अपने बाप के सामने बहुत ही कांपते थे, एक लफ्ज़ भी नहीं कहते थे, सर झुकाए बाबा जी कहते रहते थे। मैं किचन का काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद लहज रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मैं फुरकान से बात करूँगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दूँ, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होती तो यही सब कुछ करती जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। या फुरकान थे, कहने लगे, अंजुम दरवाज़ा खोलो, ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने सुबह से अपने आप को बंद क्यों किया है, कमरे में बैठी हुई हो। फुरकान की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटे बड़े गुस्से में मुझे देख रहे थे। फुरकान कहने लगा, तुम में ज़रा भी हया है, मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर का मर्ज़ है, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। मैंने कहा, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतज़ाम कर ले। मेरा ये कहना था कि फुरकान गुस्से से उठा और कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इसे आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती है और अलग होने के ख्वाब पहले ही आंखों में सजा लेती है। फुरकान कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ा कर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे पापा की पहले 5 बेटियां थी, वे सफ़ेद पोश इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें बिल्कुल अब बेबाकी गुस्ताखियों के दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त फुरकान जितने गुस्से में थे, मैं उन्हें सच बताती तो वे यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फुरकान, इसको इस आखिरी बात समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा, उसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वे गुस्से से चले गए। मैंने एक नज़र अपने ससुर पर डाली। फुरकान कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है ना, माँ है नहीं, कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। ऐसी ज़िंदगी तो लड़कियाँ ख्वाहिश करती है जहाँ उसके सर पर कोई भी जिम्मेदार ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और देवर और नंदे होती तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वे मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने? तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है ना, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है।
देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है ना कि ये फसाद देखता। फिर मैंने वहाँ कहा, फुरकान ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? ये बाप की उम्र है शादी की। क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई जो तुम्हें पकानी भारी लग रही है? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वे कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। ये मेरे बाप की उम्र 70 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वे बहुत ही मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक ही बाप की रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभाल लोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे बाबा के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वह वैसे भी सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। बाबा के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनता था। और अब तो दोबारा से बाबा की शादी का नाम मत लेना, ये कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूं। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती है अपना घर बसाने के लिए, क्या कुछ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक ज़्यादा होती तो मेरी छोटी बहनों की भी रिश्ते ना होते। मैं टप टप आंसू बहाते अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फ़ौरन से फुरकान की आवाज़ आ गई। कहने लगे, अंजुम तुम बाहर आओ, जल्दी से आमलेट और पराठे बना दो, बाबा को बाज़ार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर आमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन फुरकान ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फुरकान का शुमार भी ऐसा ही था, मर्दों से होता था। मैंने उसके बाद अपने लब बंद कर लिए। फुरकान जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी से और बेबसी से अपने उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर वो तमस्कुराना हंसने लगे। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे खातिर में मुझसे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदल लो तो बेहतर है। मैंने उसके पर काट कर रखे हैं, वो चाहकर भी हक नहीं जता सकता और ना ही तुम जता सकती हो। मैंने इसलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वे मेरे बेटे को उड़ा कर ना ले जाए, इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप की हालत ऐसी नहीं है कि वे तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बिठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज़ मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डाल दूँ खुद पर और अपने आप को आग लगा लूँ। जैसी तजल मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मैं अब यही करती थी कि खाने पीने की चीज़ें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन बाहर आ जाती थी। न उनके पास बैठती थी और ना ही बात करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फुरकान का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर गोश्त की बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत ही अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगी कि आज तो बहू मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मज़े का खाना बनाया है। फुरकान ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 5,000 के नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। कहने लगे, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फुरकान मुझे घूरने लगे। कहने लगे, बाबा अपनी खुशी से दे रहे हैं, ना इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 के नोट पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी खड़े हो गए और मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया
और मेरे माथे को भी चूमना शुरू कर दिया। मैं तो यूँ थी कि जैसे पत्थर का मुँह जिस्म बन गई हो। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत ही खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो तुम बहुत ही जल्दी मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं फुरकान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी थी। मैंने कहा कि बाबा का कौन सा तरीका है। मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे फासले से बात क्या करे। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाए। अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात को फुरकान भड़क उठे। कहने लगे कि तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, तो मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें ज़रा सा हाथ क्या लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय उसके बाबा के दिल में जगह बनाओ और तुम हर बात पर एतराज़ करती हो। वे धीमे लहजे से मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। कहने लगे, शुक्र करो बाबा ने ये बातें नहीं सुनी, वरना मज़ीद मुसीबत पड़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे तंग करने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, अंजुम अपना रवैया बाबा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फुरकान मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर ला कर दे दो या अपने बाबा की शादी करवा दो। यह कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर ही बाद बाहर आई कि डोर बेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाज़ें आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है, जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और अब वह वापस आ चुका है, वह भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की और मेरा ससुर उसने नाराज़ था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी जाता। इस बात का इल्म जब मेरे घर वालों को था कि फुरकान का कोई और भाई भी है, उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्ज़ी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए, वो वहीं रहते। वह वहाँ पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फुरकान ने भी कहा कि बाबा गुस्सा जाने दे, जो होना था हो चुका है, इमरान को गले लगा ले। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया कि अब घर में मैं अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई। इमरान ने फुरकान के साथ फैक्ट्री जाने लगा था और मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ बढ़ रही थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है बाबा, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अमरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बद आवाज़ थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वे किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे बाबा की आदतें बड़ी अजीब लगती है। अजीब नज़रों से देखते हैं, अजीब बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लो तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूँगी। वे तो कहते थे कि उसके बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते तो कभी गले लगा लेते। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फुरकान ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वे कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी, अगर बाबा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद मेरे और जो फुरकान के बीच हो चुका था। अब इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नासोल बैरून मुल्क में अकेले रह चुका हूँ, अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन बाबा की रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। वही बहस हुई जो फुरकान की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। फुरकान अब कमरे में आया तो काफ़ी चुप सा था। मैंने कहा, फुरकान आप भी अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे बाबा से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो बाबा भी गलत है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 70 साल है। आपको तो चाहिए था कि अपनी वालिदा की वफ़ात के कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वे हमें सच में बेटियां ही समझती। मेरी बात शायद अब फुरकान की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने बाबा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वे मना करते रहे और नाराज़ हो गए। कहने लगे कि मैं इस उम्र में शादी करूँगा, क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब है? या तो फुरकान ने कहा कि एक तो बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे
तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वह औरत भी 50 या 55 साल की है और भाइयों के रहमों पर करम पर बड़ी बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो बाबा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फुरकान अम्मू मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक किया है, बाबा को एक बीवी की ही ज़रूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे मशवरे से ये सब चीज़ बहुत ही आम हो गई थी कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अब अमरीन को करना पड़ा था। धन्यवाद दोस्तों।